क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर रोज़ 15 से 35 लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं। ये आलमी इदारा सेहत के अदाद शुमार हैं, लेकिन मसले पर अमूमन खुलकर बात भी नहीं की जाती। इसे बायस शर्मिंदगी समझा जाता है। इस मसले को उजागर करने की एक कोशिश है दरिया के इस पार, एक शॉर्ट फिल्म जो इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश है कि 2007 से लेकर 2016 तक चित्राल में 500 लोगों ने खुदकुशी क्यों की। इस फिल्म ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स भी जीते। मैंने फिल्म साज निघत शाह से बात की कि उन्हें इस मौजू पर फिल्म बनाना ज़रूरी क्यों महसूस हुआ और क्या आलमी सतह पर इस पज़राई की उन्हें तवक्को थी। जब हम ये अवार्ड्स जीते और बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स में इस फिल्म की सिलेक्शन हुई, हमें डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो टॉपिक हमने चुना है ये पूरी दुनिया के साथ रेजोनेट कर रही है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी थी, इस फिल्म में हमने बैकड्रॉप में चित्राल की बहुत खूबसूरती दिखाई है। तो मैं चाह रही थी कि इससे कितनी अच्छी बात है कि चित्राल के नॉर्दर्न एरियाज़ को भी लोग बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं। गुल का जो कैरेक्टर है उसमें आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह के मेंटल हेल्थ इशू से वो गुजरती हैं और उनकी ख़ुद की फैमिली भी वो समझ नहीं पाती है और इवेंचुअली वो सुसाइड का रास्ता लेती हैं। तो क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या कंपेलिंग था आपके ख़ुद के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस को इस तरह के, जहाँ पे आपको लगा कि ये स्टोरी इस पे बात होनी चाहिए, इस इशू पे बात होनी चाहिए? हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये बच्ची जब छोटी होती है ये अपनी माँ से भी बात करने की कोशिश करती है और अपने फादर से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन काइंड ऑफ इसको शन करते हैं, इसकी बात कोई नहीं सुनता। और ये जो बनना चाहती है, जो ये करना चाहती है, माँ बाप इसके लिए कुछ और ख्वाब रखते हैं और ये अपने लिए कुछ और चाह रही होती है। ठीक है, तो ये सब एग्रीवेट होती है और ये इसी तरह फिर इसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद भी इसका जो मियाँ होता है वो भी इसके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती है। तो ये काइंड ऑफ ख़ुदकुशी का रास्ता इख्तियार करती है। और मैं ये बताती चलूँ इसमें कि हमने इस फ़िल्म में सिर्फ ये नहीं दिखाया है कि ये बच्ची ख़ुदकुशी करती है, मर जाती है। हमने इसमें होप दिखाया है कि वो किस तरह से इस ख़ुदकुशी के प्रॉब्लम से लोग बच सकते हैं, डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। निकिता, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है अपनी फैमिली के अंदर सुसाइड से डील करने का, उसके बारे में बताइएगा और फिर आपकी अपनी फैमिली का क्या रिएक्शन था इसकी तरफ? 2019 में जब मैं पाकिस्तान में थी, अपनी फैमिली को लेके अपने चित्राल में अपनी फैमिली को विज़िट कर रही थी, तो मेरी एक छोटी कज़न ने दरिया में कूद के अपनी जान दे दी, राइट, खुदकुशी कर ली। उसके 2 महीने बाद जब हम लोग वापस यूएस में आए थे, तो मेरे हस्बैंड के कज़न ने भी अपने आप को गोली मार दी। वो पुलिस ऑफिसर थे। इस डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को हम लोग चित्राल, हुंजा, गिलगित या बहुत सारी जगहों में, पाकिस्तान में इन जनरल, हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं और हम इसको समझते हैं कि इसको किसी तरह दबा दें। पूरे पाकिस्तान में रोज़ाना 15 से 30 लोग खुदकुशी करते हैं। आखिर क्यों एक इंसान अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है? आइए इसी पर बात करने के लिए चलते हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर उस्मान होतियाना से, जो बज़रिया स्काइप लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या मुमकिन अवामिल होते हैं कि एक इंसान खुदकुशी की राह अपनाता है? वालेकुम सलाम। खुदकुशी के बहुत सारे अवामिल हैं, जिसमें ज़हनी अमराज और पाकिस्तान में जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक गुर्बत, तालीम की कमी और जो ससुराल के प्रेशर्स हैं और मुआशी जो हालात हैं, ये 4-5 चीज़ें बहुत खास नंबर सामने लाती हैं। मर्दों में कुछ मुख्तलिफ रीजंस हैं, औरतों में कुछ मुख्तलिफ रीजन। जो स्टडीज पिंडी में और कराची में हुई हैं उसके मुताबिक 30 से 40% औरतें डिप्रेशन का शिकार हैं, जबकि 10 से 20% जो मर्द हैं वो भी डिप्रेशन के शिकार।
तो ये बताइए कि क्या रवैये होते हैं जो निशानदेही कर सकते हैं कि एक इंसान डिप्रेस है या वो इतना डिप्रेस है कि वो ख़ुदकुशी का सोच रहा है, और ऐसे शख्स को और उसके इर्द गिर्द के लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल छोटी-छोटी बातें, कोई आपके पास रहने वाला अगर चुप-चुप रहना शुरू हो गया है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसको पुरानी चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता, नींद उसकी कम हो जाती है, उदास दिखाई देता है, रोता हुआ महसूस करता है, या कोई होपलेसनेस वाली बातें करता है। और अगर कोई खुदकुशी का मुँह से नाम भी ले तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कोई मज़ाक नहीं है, हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। तो आप अपने इर्द-गिर्द किसी का भी अगर मिज़ाज मुख्तलिफ देखें, तो आपको लगे कि कोई उदास भी है, तो ज़रूर से डायलॉग क्रिएट करना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए कि क्या हुआ? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से भी रब्ता करें। ऐसे माहौल में जहाँ पर इस पर ज़हनी बीमारियाँ जो हैं या नफ्सियाती मसाइल जो हैं उनको आज भी सीरियस नहीं लिया जाता, और जैसा कि निगत भी बता रही थी कि कहा जाता है कि बस सो जाओ या दोस्त से बात कर लो, ऐसे माहौल में कितना सेंसिटाइज़ करने की माशरे को ज़रूरत है, वालिदैन को, बच्चों को, ओवरऑल सोसाइटी को, ताकि इन मसाइल को इतना टैबू ना समझा जाए? नहीं, एज़ अ कम्युनिटी इस पे बहुत काम फिर जब से आया तो इसमें एक मेडिकल स्टूडेंट्स ने खुद से कैंप शुरू किए, डॉक्टरों ने, और एक अच्छी बात जो मैंने देखी कि पहले जो लोग खामोश थे, कोविड की वजह से उनको मौका मिला कि अपने ज़हन की बातें भी सामने लोगों को लाएँ। आपके पास एक स्टिग्मा के अगेंस्ट एक कोविड आ गया ना, तो हर एक एक्सेप्टेंस मिल गई। तो मेरा ख्याल है ज़हनी अमराज वाले लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जब से कोविड आया है, तो उनकी आवाज़ भी लोग सुनते हैं कि आम इंसान ने भी महसूस किया कि सदमा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज नफ्सियाती मसाइल में मदद के लिए कुछ फ़ोन हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान में ये कितनी मौसर हो सकती हैं, जैसे कि हम बात करें कि किस तरह से इस मसले पर बात की जाए। एक शख्स के लिए स्पेशली जो कि ख़ुदकुशी करना चाहता है, ये हेल्पलाइंस क्या वहाँ पर कॉल्स आती हैं, लोग कॉल करते हैं, कितनी ये मददगार साबित हो सकती हैं? तमाम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जब ये ऑनलाइन शुरू किया गया तो साइकियाट्री डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पे मेरा हॉस्पिटल में, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तमाम शुबों ने हेल्पलाइंस शुरू की। पेशावर में, कोयटा में तमाम जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, टर्शियरी केयर खासतौर पे, तो उनकी सुबह के वक़्त ये हेल्पलाइंस ओपन होती हैं। अपने-अपने तौर पे भी कुछ एनजीओज़ ने ये क्रिएट की हैं। इन पे आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, काउंसिल करते हैं, एंगेज करते हैं, और मेरी अपनी एक साइट 24/7 फ्री साइकियाट्री फेसबुक पे मौजूद है, तो जहाँ पे हम वॉलंटियर्स को लेके, और पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत कॉलेज और लोग हमें अप्रोच करते हैं, फिलिपीन, थाईलैंड, तमाम वो जगह जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट की सहूलत नहीं मौजूद या एक्सपेंसिव है। और जाते जाते ये बताइएगा कि लोग जब आपसे बात करते हैं तो क्या वो, क्योंकि एक होता है कि बायस अगर डॉक्टर का अपना है तो आप कितना खुलकर एक ऐसे माशरे में बात कर सकते हैं जहाँ आपको बहुत तोल कर बोलना पड़ता है, तो ये प्राइवेसी और कंफर्ट क्या पाकिस्तान में आप समझते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान पाया जाता है? वो कहते हैं कि जॉन इलियस साहब फरमाते हैं कि एक ही हादसा है, और वो ये कि आज तक बात नहीं सुनी गई, बात नहीं कही गई। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना बहुत जरूरी है। तो जैसा सूफी कल्चर में होता है कि चाहे जो मर्जी आपने किया है, सोचा है, जो भी हुआ है, तो एक सेफ स्पेस है। हमारी पहली लाइन यही होती है कि आपसे जो भी बात की जाएगी वो सिर्फ हमारे दरमियान में रहेगी, और किसी से भी आपकी मर्जी के बगैर बात नहीं शेयर की जाएगी। तो आमतौर पर ये कंफर्ट का सुनना होता है कि मरीज। डॉक्टर अली होतियाना, लाहौर से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।